हेलो नमस्कार आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी और आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आप सभी का खैर मकदम है। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक बेहद अहम, तफसीली और फ़िक्र अंगेज़ लेक्चर जिसने दुनिया की बदलती सियासत और मिडिल ईस्ट के हालात पर नई बहस छेड़ दी है। मुंबई के केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट हॉल में 28 अप्रैल 2026 को दिया गया ये लेक्चर मशहूर समाजी और सियासी तजज़ियाकार फ़िरोज़ मीठी बोरवाला साहब का है। उन्हें आप मीडिया स्टार वर्ल्ड में कई बार अब तक इंटरव्यू की शक्ल में सुनते रहे हैं। इस लेक्चर में उन्होंने अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के सियासी, माशी और मजहबी पहलुओं पर रोशनी डाली है। क्या ये सिर्फ़ एक जंग है या बदलते हुए आलमी निज़ाम की दस्तक? क्या ईरान ने अपनी एसिमेट्रिक वारफेयर की हिकमत अमली से दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दी है? क्या फ़िलिस्तीन, लेबनान, यमन और ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अब दुनिया के नए पावर बैलेंस का मरकज़ बन चुका है? और क्या दुनिया एक चौथी ग्लोबल सुपर पावर के उभरने की गवाह बन रही है? इन तमाम सवालों का बेबाक, तफसीली और दस्तावेजी जवाब आपको इस 60 मिनट के ख़ास लेक्चर में मिलेगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, अपने तासुरात कमेंट में लिखिए और मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आइए सुनते हैं फ़िरोज़ मीठी बोरवाला साहब का ये ख़ास लेक्चर। आई थिंक बेसिकली वी नीड टू स्टार्ट विथ जो एक अर्थ शेकिंग इवेंट हो गई 28 फरवरी को, विच वॉज द असैसिनेशन ऑफ अयतोल्ला अली खामेनेई। और ये मैं आज खास करके ये जो पूरा धार्मिक एलिमेंट है ये पूरे युद्ध में, क्योंकि एक स्तर पे इट इज़ द क्लासिकल इंपीरियलिस्ट क्वेश्चन, एंटी इंपीरियलिस्ट क्वेश्चन। फिर जो पैलेस्टाइन का मुद्दा है, बेसिकली इट इज़ अबाउट अ नेशनल स्ट्रगल वर्सेस द कॉलोनियल ऑक्यूपेशन बाय इजराइल। ये सब उसके क्लासिकल फॉर्म्स है। मगर इसमें धर्म का जो एंगल है वो समझना होगा, क्योंकि राइट फ्रॉम ट्रम्प टू पीट हेग्सेट जो वॉर सेक्रेटरी है टू नेतन्याहू, और जो पूरी नेतन्याहू की कैबिनेट है, ये पूरी धार्मिक कट्टरवादी कैबिनेट भरी पड़ी है। और उनका क्या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट व्हाट इज़ कॉल्ड एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द एंड टाइम्स, कि मैत्री आने वाला है, मादी आने वाला है, मसीह आने वाला है, कोई भी तो अवतार आएगा। ये जो पूरी समझ है आज वॉशिंगटन और टेल अवीव में, ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द तेल और ये सब सवाल तो है, मगर इसमें धार्मिक एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है। तो जो 28 फरवरी को जो प्लानिंग, क्योंकि ये युद्ध के पीछे ट्रम्प तो है, मगर ट्रम्प के पीछे नेतन्याहू है। मेन ड्राइविंग फोर्स एक्चुअली इजराइल है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आई थी कि नेतन्याहू 7वीं बार अमेरिका आता है। जो व्हाइट हाउस के अंदर सिचुएशन रूम है, वहाँ पूरे वीडियो पे वो पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। जो डेविड बार्निया जो मोसाड का चीफ है, वो टेल अवीव से पूरा समझा रहा है कि 4 कदम हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ईरान का एंड ऑफ स्टोरी है, कि पहले अयतोल्ला खामेनेई और टॉप लीडर्स को उड़ा दो, जनता सड़क पे आ जाएगी, रेवोल्यूशन हो जाएगा, हम लोग ईरान को टेक ओवर कर लेंगे। इतना ही सिंपल मामला है। वहाँ से कुर्द अटैक करेंगे, नीचे से बलूची अटैक करेंगे, ये पूरा प्लान बता दिया था। ट्रम्प बोला मैं तैयार हूँ। पीट हेग्सेट जो वॉर सेक्रेटरी है, जो आधा पागल है मगर वो वॉर सेक्रेटरी है, वो भी तैयार हो गया था। जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, उससे बोला था मैं मानता नहीं हूँ इस बात को, मगर अगर ट्रम्प तैयार है तो कर लेंगे। जो उनके मेन मिलिट्री चीफ है डेविड कैन्स, उससे मना किया था। जो सीआई का चीफ है उससे मना किया था। मार्को रूबियो जो एक्चुअली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो कभी जाता नहीं बातचीत करने के लिए, उसे मना किया था। मगर फिर भी 28 तारीख को वॉर हो गई। तो उनको जो लगा था कि अयतोल्ला अली खामेनेई को मारने के बाद जनता उमड़ पड़ेगी सड़कों पे, पूरा उल्टा हो गया। ईरान जो पहले डिसयूनाइटेड था, क्योंकि विरोध तो होता है, हर सरकार को होता है, तो पहले से ज़्यादा यूनाइट हो गई थी। और अयतोल्ला अली खामेनेई को अली लारिजानी, जिसको मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ, जो नेशनल सिक्योरिटी चीफ थे, उन्होंने उनको कहा था कि आप जाके कहीं बंकर में अंडरग्राउंड चले जाइए, क्योंकि अटैक तो होने वाला है। तो अयतोल्ला अली खामेनेई जो 86 साल के हैं, जो ईरान इराक वॉर में इन्वॉल्व थे, जिनका एक हाथ पैरालाइज भी है, बोला मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं मेरे घर में रहूँगा और जो होना है देखा जाएगा। तो वो शहादत के कारण पूरा का पूरा ईरान और वो पूरा वेस्ट एशिया और पूरा दुनिया एक बहुत बड़ा
टर्न आया, मैं इस पर और भी जाऊंगा ईरान के इंटरनल सिचुएशन को लेकर। इसमें मैं मानता हूँ ये वॉर में 3 बड़े मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं मगर मैं 3 आउटलाइन कर रहा हूँ। वन इज़ के ये जो वॉर है वो US इजराइल वॉर वर्सेस ईरान एंड द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में ईरान है, इराक कुछ हद तक है, हिजबुल्लाह तो लेबनान का है ही, पैलेस्टाइन है, हमास और बहुत सारे लेफ्टिस्ट सेकुलर फोर्सेस, और अंसारुल्लाह इन यमन। ये पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है। ये जो जंग हो रही है ये पूरे दुनिया के वैश्विक बैलेंस को बदल रहा है। ये क्लियर कट है कि अमेरिका ये अभी सुपर पावर नहीं रहा। अभी हम लोग पावर्स की बात करें, 4 पावर को हम लोग गिनती करें, एक तो अमेरिका है, दूसरा चाइना है, रशिया है और ईरान, इसके बाद एक चौथा पावर करके उभर कर आया। तो इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसकी मिलिट्री ताकत, क्योंकि जब तुम एक सुपर पावर को 60 दिन के बाद रोक देते हो और वो सुपर पावर को पता ही नहीं वो क्यों आया था, तो चीज़ें बहुत ही अलग हो चुकी है अभी दुनिया में। तो एक है ये पूरे वॉर के कारण पूरा ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। अमेरिका एक स्टीप डिक्लाइन के फेज में है। दूसरा जो एलिमेंट है बहुत ही क्रूशियल है वो है पेट्रो डॉलर और पेट्रो युआन की लड़ाई। जो चाइनीज़ करेंसी है युआन, तो अभी पेट्रो डॉलर जो 1973-74 में सऊदी के साथ जो अमेरिका का पैक्ट हुआ था कि तुम तेल बेचो हमारे डॉलर में और हम तुमको सिक्योरिटी गारंटी देंगे, उसको अमेरिका को बहुत फ़ायदा हो गया, क्योंकि ये पूरा पैसा अमेरिकन बैंक्स में जाता था, शेयर मार्केट में जाता था, और उससे डॉलर बहुत ही, और आज तक वो डॉलर की ताकत दुनिया में बरकरार है। अभी 57% हो गया है और भी घटेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस लेवल पे अमेरिका आक्रमण कर रहा है, सैंक्शंस, और उसने वेपनाइज ही कर दिया अपने डॉलर को, उसके कारण बहुत सारे देश अभी डॉलर से पीछे हट रहे हैं। तो पेट्रो डॉलर वर्सेस पेट्रो युआन, जैसे हॉर्मुज़ में बोल ही दिया कि ईरान ने कि भाई यहाँ से शिप जो जाएगी वो युआन या ईरानी करेंसी में होगी, डॉलर में तो होगा नहीं। और तीसरी जो बड़ी लड़ाई है, जो ट्रंप ने बोल दिया था, ब्रिक्स पे जो आक्रमण था ट्रंप का कि ब्रिक्स तो मैं बनने दूंगा नहीं, और इसमें जो आप लोग ब्रिक्स करेंसी वगैरह जो सोर्स से डॉलर को अटैक कर रहे वो तो मैं होने नहीं दूंगा। तो ब्रिक्स का जो सबसे जो वीक कड़ी निकली वो मोदी निकला। मैं भारत नहीं बोलूँगा, क्योंकि भारत अलग है और मोदी की ये जो रेजिम है ये अलग है। इतनी वीक सरकार पोस्ट इंडिपेंडेंस कभी हमको मिली नहीं। तो देश में दादागिरी चल रही है, मगर राम माधव और मोदी का जो हाल हम लोग देख रहे हैं, ये सबसे वीक सरकार आज हम लोग देख रहे हैं भारत की, जो टोटली कॉम्प्रोमाइज है। इसके जितने टॉप लोग हैं सबके सब ब्लैकमेल के दायरे में फंसे पड़े। तो मगर एट द सेम टाइम एक यूनिपोलर वर्ल्ड जो अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी जगह पे जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बनते जा रहा है, और उसमें US वर्सेस ब्रिक्स की बड़ी लड़ाई चल रही है। तो ओरिजिनल जो RIC था, रशिया इंडिया चाइना, जो सर्गे पेर्माकोव ने, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे, जब 98 में समझ में आया कि यूरोप और अमेरिका रशिया को इंटीग्रेट नहीं करने के लिए तैयार है, तो रशिया ने फिर एक नई बात निकाली थी RIC, रशिया इंडिया चाइना, और वो मामला चलते रहा। मनमोहन सिंह भी इतने सीरियस नहीं थे, मगर वो चलते रहता था। मोदी आने के बाद तो चीज़ें और भी, मतलब आई थिंक मोदी ने कोशिश भी की आने के बाद रशिया के साथ जो ताल्लुकात और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को और सीरियस लेना। मगर अभी जो पिछले कुछ सालों में परिस्थिति, खास करके 2 सालों में जो मोदी का हाल दिख रहा है कि कोई बड़ी चीज़ें हैं उनके हाथ में, चाहे वो अडानी के घोटाले हो, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप सिंह पुरी की बात हो, मोदी का क्या एग्जैक्टली ये पता नहीं है, मगर वो भी फंसा पड़ा है। और इसलिए ये पूरी सरकार, राइट फ्रॉम अ फॉरेन मिनिस्टर टू आर टॉप मिनिस्टर्स, सबके सब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, इसलिए सरकार इतनी वीक हो गई है। दूसरा जो मुद्दा लाना बहुत ज़रूरी है वो है कि जो उठाव 7 अक्टूबर को 2023 में शुरू हुआ गाज़ा से, वो पूरी आग यहाँ अभी फैल चुकी है। और 7 अक्टूबर का उठाव आवश्यक था, वो क्यों हुआ वो बता रहा हूँ, मगर नेतन्याहू को पूरा पता था पहले से कि होने वाला, वो भी आपको बता रहा हूँ ये तथ्य जानने। क्योंकि जब 7 अक्टूबर हुआ तो जिस प्रकार का मीडिया फायरिंग हुई कि 40 बच्चे मारे गए, बलात्कार किया, 1200 लोगों को मारा गया, ये सब बातें झूठी थी। और आई थिंक एक जो नाम हमको नोट करना चाहिए उसका नाम है मैक्स ब्लूमेंथॉल। वो एक अमेरिकन जूइश पत्रकार है जिसकी वाइफ अनिया पराम्पिल है, जो आनिया पराम्पिल, वो एक लेफ्टिस्ट इंडियन ओरिजिन की है, दोनों बहुत कमाल के। तो मैक्स ब्लूमेंथॉल ने प्लेड अ लीडिंग रोल इन एक्सपोजिंग द ट्रूथ ऑफ 7 अक्टूबर, क्योंकि उसमें बहुत से लोग अपने डिफेंस हो जाते हैं कि एक्चुअली यार 1200 लोगों को मारा, ये हुआ वो हुआ, तो एक्चुअली क्या हुआ था। ठीक है, बात ऐसी थी कि नेतन्याहू की परिस्थिति ऐसी थी कि
पूरा का पूरा इजराइल मतलब एक सिविल वॉर सिचुएशन, सिविल वॉर मतलब बंदूक वाली नहीं, मगर जो जनता सड़क पर आ गई थी, आधी इधर आधी उधर, और नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के खिलाफ और उसके सरकार के खिलाफ, और नेतन्याहू और जो उसकी राइट विंग सरकार है वो पूरे सुप्रीम कोर्ट पे हावी होना चाहते थे, क्योंकि इजराइल में खाली लोकसभा है जिसको क्नेसेट बोलते हैं, वहाँ राज्यसभा नहीं है। तो बैलेंस ऑफ पावर दो ही है, लोकसभा है वहाँ की और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट जो संविधान है वहाँ का, कि सुप्रीम कोर्ट में वो ताकत है कि अगर कोई ऐसे कानून पास होते हैं उनके पार्लियामेंट में जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको सुप्रीम कोर्ट ओवरराइड कर सकती है। तो उनका था कि सुप्रीम कोर्ट को पूरे के पूरे पार्लियामेंट के नीचे आना चाहिए, उसको अधिकार नहीं होना चाहिए, पूरा कैप्चर कर लो। उसको लेकर एक बड़ी क्राइसिस वहाँ खड़ी हुई। मुझे पता था ये गाजा में बॉम्बिंग करेगा, वो सब हुआ था, मगर क्या आगे की प्लानिंग थी हम लोगों ने इतना नहीं देखा था। नेतन्याहू का प्लान ही था कि ये ग्रेटर इजराइल एजेंडा आगे बढ़ा। ग्रेटर इजराइल क्या, मैं उस पर आता हूँ। तो 7 अक्टूबर को बात ऐसी थी कि 17 साल से 23 लाख लोग कैद, मैं गाजा जा चुका हूँ, उन्होंने पूरा वहाँ का नज़र वो देखा है पूरा। 17 साल से 23 लाख लोग कैद। हर 2 हफ्ते इजराइल की जो कट्टर यहूदी लॉबी थी वो अलग सा मस्जिद पे अटैक कर रही थी, क्योंकि वो वहाँ का भी नारा है मंदिर वही बनाएंगे, वहाँ अलग सा मस्जिद को तोड़ो और वहाँ टेम्पल ऑफ सॉलोमन बनाओ। तीसरी बात है कि अब्राहम अकॉर्ड जो है, जो साइन हो रहा है इजराइल और वहाँ के कुछ देशों के बीच में, सऊदी साइन करने की तैयारी में था। और अगर सऊदी अरेबिया और इजराइल का भी सिग्नेचर हो जाता तो उसके बाद इस्लामिक वर्ल्ड में और भी प्रॉब्लम हो जाते और पैलेस्टाइन के लिए सर्वाइव करना और भी मुश्किल हो जाता। उसको रोकना बहुत ज़रूरी था। और जो 10,000 पैलेस्टाइन प्रिजनर्स की बातें भी तो और भी हो गए, उनको निकालने की ज़रूरी, क्योंकि जिस लेवल का टॉर्चर, जिस लेवल का उनके जेलों में बलात्कार, ये सब आप हम लोग देख ही रहे। तो उनका था कि कुछ 200-250 लोग को पकड़ लो ताकि हमारे जो प्रिजनर्स है वो एक्सचेंज करके निकाल ले। ये सब कारण था हमास का उठाव का। अभी जब ये हुआ उसके बाद अक्टूबर में उठा हुआ, नवंबर के न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट थी 23 नवंबर की, कि नेतन्याहू को 1 साल पहले पता था कि अटैक होने वाला है। एक 40 पेज का डॉसियर था उसके टेबल पे, उसको पता था कि ये आने वाला, क्योंकि गाजा में जगह छिपने के लिए है ही नहीं। पूरा सैटेलाइट से लेकर उनके ड्रोन्स, उनके मोबाइल, देयर इज नो प्लेस टू हाइड। अगर कुछ प्लानिंग हो रहा है तो इजराइल को पता था कि होने वाला है। एक तो वो रिपोर्ट। दूसरी बात है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। दूसरी बात है कि इजिप्शियन सरकार ने 10 दिन पहले इजराइल को बोल दिया था, उनकी सरकार को, कि एक अटैक की तैयारी चल रही है, आप देख लो। और नेतन्याहू बोल रहा है फेक न्यूज़ था, मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, मगर इजिप्शियन सरकार ने बात बोली थी। तीसरा जो तथ्य मैं आपको दे रहा हूँ वो है कि वहाँ की जो मिलिट्री की जो औरतें हैं जिनको जिम्मेदारी दी है गाजा पेरीमीटर को गार्ड करने के लिए और वहाँ निगरानी रखने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है, वो 3 महीने से रिपोर्ट दे रहे थे कि कुछ तो तैयारी हो रही है, कुछ ट्रेनिंग चल रहा है, कुछ तो होने वाला है, वहाँ की तैयारी चल रही है। वो मिलिट्री औरतों को बोला गया कि आपको मीडिया में कुछ भी बात नहीं करनी, यहाँ की एक रिपोर्ट बाहर नहीं जानी चाहिए। चौथा जो तथ्य दे रहा हूँ वो है कि 2 वीडियोज आए इजरायली सोल्जर्स के, उनको वो दिन ये सुबह अटैक हुआ था, उनको सुबह ये ऑर्डर दिए गए कि आप 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आप ड्यूटी पे नहीं जाओगे, वो दीवार को गार्ड करने के लिए। आप सोचिए, ये 2 वीडियोज है इजरायली सोल्जर्स के। मतलब स्टैंड डाउन ऑर्डर था कि भाई ये होने दो, फिर अपन उनकी जो धुलाई करेंगे। ठीक है। तो जब ये गाजा के जो हमास के नौजवान थे उनको पता था कि जाएंगे तो लौटने वाले नहीं है, मगर तोड़ना जरूरी है और ये जेल को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि ये वॉर्सो गेटो अपराइजिंग वाली बात है। 1944 में जिस प्रकार से जूस ने वॉर्सो में जो अंडरग्राउंड रहते थे उनको गेटो में डाल दिया था, वो टाइम पे नाजिस के खिलाफ, तो आई कॉल दिस दी गाजा गेटो अपराइजिंग लाइक इन 1944। ये वही बात है। तो हो गया ये अटैक। उसके बाद ये तुरंत रिपोर्ट आई कि 40 बच्चों को जिंदा जला डाला, गर्दनें काटी, बलात्कार किए। ये सब झूठी रिपोर्ट थी जो डिस्प्रूव हो गई है। CNN ने उस पर माफ़ी भी मांगी। यूनाइटेड नेशंस की एक ह्यूमन राइट्स कमेटी औरतों की गई थी नेतन्याहू को मिलने, कि जो औरतों का बलात्कार हुआ है उनको हमको मिलने दो। नेतन्याहू सरकार ने मना किया। और अभी जो धरने मोर्चे चल रहे इजराइल के अंदर कि एक नेशनल कमीशन इंक्वायरी तो बिठाओ, 7 अक्टूबर को क्या हुआ। तो नेतन्याहू लगातार बोलता रहा कि वॉर के बाद देखेंगे, वॉर के बाद देखेंगे, मगर वॉर तो उसकी चल रही है। तो लोगों का बोलना है कि अभी बहुत सारे तथ्य सामने आ चुके हैं जिसमें गोलमाल बहुत है। 7 अक्टूबर को आप एक इंक्वायरी करो। तो ना पहलगाम पे इंक्वायरी होगी, ना फुलवा पे इंक्वायरी होगी, राष्ट्रीय इंक्वायरी हम जानते हैं कि क्या होता है, ना वहाँ 7 अक्टूबर की इंक्वायरी हो रही है। ठीक है। और आपको और 1-2 तथ्य दे दूँ। एक डॉक्ट्रिन का नाम है हैनिबल डायरेक्टिव। हैनिबल डायरेक्टिव
वो डायरेक्टिव ये है कि अगर हमारा इजरायली डायरेक्टिव है कि अगर हमारा कोई भी सिपाही या हमारा कोई भी सिविलियन उनके हाथ में वो पकड़ने वाले हैं तो उसको मार डालो। क्योंकि 2016-17 में 2015 की बात है, एक गिलाद शलीट, एक इजरायली सोल्जर को उन्होंने पकड़ा था, 5 साल कैद करके रखा था गाजा में, और फाइनली 1007 फिलिस्तीनी छोड़ने पड़े, एक के सामने 1000। ठीक है, तो उनका डॉक्ट्रिन बना कि अगर हमारा कोई वो लोग पकड़ने वाले उसको मार डालो, उनके हाथ में नहीं जाना चाहिए। तो ये हैनिबल डॉक्ट्रिन उस दिन एक्टिवेट हुई। ओके, और ये जो 1200 लोग की जो गिनती आती है, स्कॉट रिटर जो एक अमेरिकन मरीन भी थे और यूनाइटेड नेशन इंस्पेक्शन टीम में भी इराक में, उसके बोला कि 80% जो यहूदी मारे गए वो खुद इजराइल ने मारे। ओके, मैं आपको 2 ही उसमें फैक्ट बताऊंगा, फिर अपन ईरान पे आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 13 को एक इजराइल रेडियो स्टेशन है कार्ड्स करके, तो एक लेडी यास्मीन पोराट जो हमास की बंधक थी एक किबुत्स में, मगर फाइनली वहाँ अटैक हुआ और वो निकल कर भाग गई। और उसने जाके रेडियो स्टेशन पे बात की, बोला कि क्या हुआ? बोला मेरे साथ जो दोस्त थे, इजरायली टैंक्स ने हम लोग पे हमला किया और मेरे दोस्त तो उसमें मारे गए। ठीक है। दूसरा है कि आपको पता है कि एक नोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था गाजा के पास, एक नोवा म्यूजिक फेस्टिवल। कभी वो म्यूजिक फेस्टिवल गाजा के पास हुआ नहीं, 2 दिन का होता था उसको 3 दिन कर दिया। हमास को पता भी नहीं था, वो लोग बाहर निकले, बोला ये तो म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है, वो लोग को पकड़ने गए। उसके बाद 9 फेरेस करके एक इजरायली एयरफोर्स ऑफिसर है, वो तो क्लियर है कि यहाँ मास हैनिबल एक्शन वॉज एन एक्शन, और अपैची हेलीकॉप्टर्स आए थे अटैक करने के लिए। तो वो जो यहूदी भाग रहे थे, अपनी इजरायली यहूदी जो गाड़ी में भाग रहे थे, उस पर इजरायली अपैची हेलीकॉप्टर्स का अटैक हुआ, इसलिए बड़े पैमाने पे लोग मारे गए। और फिर पूरा, और ये इजरायली स्ट्रैटेजी पहली बार नहीं है, अपने लोग को खुद मरवाओ और फिर वॉर करो, ये बहुत स्पष्ट है। तो ये मैक्स ब्लूमेंथॉल भी है और भी नाम है, मैंने एक बहुत डिटेल में इस पर एक आर्टिकल वर्कआउट किया, कुमार कितकरी के साथ उन्होंने प्रेजेंटेशन भी किया था, मगर ये तथ्यों के साथ ये सब मैं बातें आपके सामने रख रहा हूँ। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज कि मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई ये तो वॉर नेतन्याहू ने करवाई है, और नेतन्याहू ने पहले भी कोशिश की थी, मतलब क्लिंटन, बुश जूनियर, बाइडेन, ओबामा जितने आए, ट्रंप 1 में भी कोशिश की थी, मगर सब लोगों ने मना किया था कि भाई ये वॉर तो नहीं होगी। मगर इस बार ये वॉर हो गई, क्योंकि ट्रंप जिस लेवल पे एप्स्टीन फाइल में फंसा है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में सबसे ज़्यादा नाम ट्रंप का है, सबसे ज़्यादा नाम। ओके, तो ये जो पूरा तरीका है अमेरिकन सरकार को, रेजिम को कंट्रोल करने का, वो 3 स्टेप का है। नंबर 1 ब्लैकमेल, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो एप्स्टीन रिंग है वो एक मोसाड ऑपरेशन है। ओके, नंबर 1 उसमें नाम लेंगे जो इसके जो एप्स्टीन के साथ जो लोग जुड़े हैं। नंबर 1 नाम है एहूद बाराक, जो पहले प्राइम मिनिस्टर इजराइल के रहे, और मोसाड के ऊपर और एक इंटेलिजेंस बॉडी है जो जिसके वो सदर रह चुके हैं। तो एहूद बाराक इसका एप्स्टीन रिंग को चलाने में मैं तो मानता हूँ उसका मेन रोल है। इसका फंडिंग कौन कर रहा था? लेक्स वेक्सनर, जो विक्टोरिया सीक्रेट जो एक बहुत बड़ा फैशन हाउस है, मेन फंडिंग एप्स्टीन का पूरा लेक्स वेक्सनर कर रहा था, वो भी जूइश है। तीसरा नाम हैरी वाइनस्टाइन, जो हॉलीवुड का बहुत बड़ा मोगल है, वो भी जूइश है। ये पूरा इसमें, आज वो जेल में, क्योंकि वो बलात्कार में पकड़ा गया हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को। चौथे नाम गिलेन मैक्सवेल, जानते हो उसकी जो पार्टनर है जो जेल में है। चौथा नाम है, 5वां नाम है रॉबर्ट मैक्सवेल, जो गिलेन मैक्सवेल के फादर, मगर वो मोसाड के स्पाई थे ब्रिटेन में और बहुत बड़े मीडिया मुगल थे। उसको बाद में एक बोट में उड़ा दिया क्योंकि वो कुछ चीज़ें बाहर आने वाली थी। तो रॉबर्ट मैक्सवेल। तो जो भी आप मेन नाम लोगे उसमें आपको जूइश इजरायली लॉबी के लोग मिलेंगे। और न्यूयॉर्क में एक ग्रुप बना है कॉल दी मेगा ग्रुप, जिसमें 25 अमेरिकन बिलियनर्स है, 22 सब जूइश कट्टर यहूदी पूरे के पूरे है उसमें। और यही मेगा लॉबी, मेगा ग्रुप अमेरिका के पूरे पॉलिटिक्स को चलाती है। तो एक है ब्लैकमेल, दूसरा है मैसिव फंडिंग टू बोथ द पार्टीज। एक ग्रुप कॉल्ड ट्रैकिंग एपैक ट्रैकर है, कौन से अमेरिकन लीडर को कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले सबका वो लोगों ने निकाला है। एक एक अमेरिकन लीडर को वो लोगों ने ट्रैक किया कि कितना फंडिंग एपैक से आ रहा है और वो हिसाब से क्या वोटिंग होती है। और तीसरा जो लेवल है वो क्रिश्चियन जायनिज्म का है कि ईसाई धर्म को कैसे वो लोगों ने पूरा जुडियाइज किया है या जाइनाइज किया है और कैसे उनका ब्रेन वॉशिंग किया है कि जीसस क्राइस्ट से ज़्यादा अहमियत आज वो इजराइल को देते हैं। कि जीसस क्राइस्ट आने की तो ठीक है, मगर जो भी करना है पहले इजराइल के लिए करो, उसी के बाद जीसस आएंगे। मैं उस पर आऊँगा पूरा का पूरा।
तो मतलब ये है कि नेतन्याहू का एजेंडा इसमें ग्रेटर इजराइल का एजेंडा है। ये ग्रेटर इजराइल एजेंडा क्या है? ग्रेटर इजराइल है जो एक बिब्लिकल वर्स है इन द बुक ऑफ जेनेसिस, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, इजराइल फ्रॉम द नाइल इन इजिप्ट टू यूफ्रेटिस इन इराक, ये उनका अखंड इजराइल का एजेंडा है। ओके, तो आप सोचो कि इजिप्ट का साइनाई, पूरा पैलेस्टाइन, पूरा लेबनान, पूरा सीरिया, जॉर्डन, तुर्की का एक पार्ट, इराक का एक पार्ट और सऊदी का एक पार्ट, ये उनका पूरा अखंड इजराइल का एजेंडा है जिस पे ये वॉर चल रही है। ओके, तो जिसका मतलब है कि इजराइल का एजेंडा ये कि मिडिल ईस्ट में वो मेन हेजेमॉन बन जाए, और इसलिए वो ईरान को टक्कर दे रहा है। मतलब ईरान आज सबसे पावरफुल कंट्री, एक्चुअली ईरान उभर कर आ गई है। ठीक है, तो आप सोचो कि अगर ये ग्रेटर इजराइल बनता है, ये पूरा तेल जो है, और नेतन्याहू के स्टेटमेंट है, वो बैठा है बुश के, ये ट्रम्प के बाजू में, कि वी आर गोइंग टू कंट्रोल $50 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ऑयल। ओके, ये अगर हम लोग इजराइल ने कंट्रोल कर लिया तो खाली मिडिल ईस्ट का सुपर पावर नहीं और दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। ओके, और ये बोलना कि ये पूरा मतलब जूइश कंट्रोल द वर्ल्ड, मैं आपको यहाँ कोट करके बता सकता हूँ कि एक जूइश फॉर्मर सेनेटर बोलता है वी आर द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, एक रबाई बोलता है कि वी कंट्रोल अमेरिका, वी कंट्रोल द वर्ल्ड। ये सब वो खुद बोलते हैं, मगर दूसरा कोई बोलता है तो आप एंटी सेमिटिक, एंटी जूइश बन जाते हो, मगर वो खुद बोल रहे हैं कि हम लोग ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आप सोचो कि आज ये परिस्थिति है कि वो अमेरिका को कंट्रोल करते हैं, मगर बहुत विरोध हो रहा है अमेरिका में, मैं उस पर भी आऊँगा बाद में। और उसके साथ जो पूरा फाइनेंस, मतलब ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जो दो सबसे दुनिया की बड़ी कंपनीज है, ब्लैक रॉक का जो चीफ है लैरी फिंक, ये ब्लैक रॉक का वैल्यूएशन इज बिटवीन $15 ट्रिलियन to $21 ट्रिलियन। भारत की जीडीपी नियरली $4 ट्रिलियन की है, $4 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी है, और एक कंपनी की वैल्यूएशन 15 to 21 ट्रिलियन है। तो आप सोचो कि क्या सत्ता है उनके पास ये। और ब्लैक रॉक आज इंडिया में और यूक्रेन में और सब जगह घुस चुका है, वो असेट्स मैनेजमेंट में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसलिए जो हम लोग खाली मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात करते थे, उसमें रे मैकगवर्न है जो CIA के फॉर्मर है एजेंट, बहुत ही विद्वान आदमी है। तो रे मैकगवर्न ने एक नया फॉर्मुलेशन दिया है और व्यापक है, उसको वो मिकी मैट बोलते हैं, MICI MATT। तो एक तो MI का तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तो है, उसके साथ वो कांग्रेस और सेनेट को पूरा कंट्रोल करते हैं, पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं, कॉर्पोरेट मीडिया को पूरा कंट्रोल करते हैं, एकेडेमिया और थिंक टैंक्स को कंट्रोल करते हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितने एकेडेमिया है और जो थिंक टैंक्स, जो प्राइवेट थिंक टैंक्स बनते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, जो जहाँ से आपकी पॉलिसीज़ बनती है। और उसके साथ जो मैं मानता हूँ दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वो बिग टेक कंपनीज है, जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, जो अपना इंटरनेट और हमारा फेसबुक और हमारा सोशल मीडिया और अपना AI जो चलाती है। ओके, और इसमें अभी एक ही नाम लूँगा, गूगल तो आपको सबको पता है, मगर एक कंपनी का नाम दूंगा, आपने शायद सुना होगा कि मुझे पता नहीं, उसका नाम है पैलेंटीर। पैलेंटीर वो कंपनी है जिसने JD वैंस को अपॉइंट किया है। ओके, एलेक्स कार्प उसका एक कट्टर यहूदी चीफ है, और पीटर थियल, ये दोनों ने मिलकर ट्रम्प को बोला भाई हम तुमको फंडिंग भी करेंगे, मगर JD वैंस तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये उनकी ताकत है। ओके, पैलेंटीर इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि गाजा में जो वॉर हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली वॉर हुई है, एक लेवेंडर टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जितने यहाँ रूम में लोग बैठे सबके चेहरे मैपिंग है, हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हमारा मोबाइल किधर है, हमारे चेहरे उनके पास है, और जब भी इजराइल को जो मिसाइल मारनी है तुम्हारे घर में या हॉल में वो मार देता है। ये पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लड़ाई हुई। तो इजराइल का मामला ये था कि उसने इसके पहले 4 जंग गाजा में लड़ी थी, 1-2 महीने में एक जंग खत्म हो जाती थी और 1-2 हज़ार लोग मरते थे, तो उसके बाद टारगेट ही नहीं होते थे। मगर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको रोज 100 टारगेट देती है। ओके, तो ये है द फर्स्ट वॉर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो हम लोग अभी ईरान में जो वॉर चल रही है वहाँ भी ये पूरा पैलेंटीर। तो पैलेंटीर का प्रॉब्लम ये है, मतलब प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग ने अभी अमेरिकन मिलिट्री के साथ टाई अप कर लिया है, और what we are going to witness or we are witnessing is an authoritarian technocratic dictatorship based on artificial intelligence। हमारा पूरा डेटा, हमारा पूरा पर्सनल प्राइवेट डेटा, हमारा पूरा रहन सहन, हमारा क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, क्या देख रहे हैं, एक एक सिटीजन का मैपिंग, और एक अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप। जैसे आज ब्रिटेन में अगर आपको धरना करना है
अगर आप इसराइल के विरोध धरना कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते। हम लोग बहुत को रशिया को बोलते हैं कि रशिया बहुत ही डिक्टेटोरियल है, उससे भयंकर हो गया है ब्रिटेन। 1400 लोग जेल में पड़े। आप जो धरने मोर्चे देखेंगे पेरिस में और ब्रिटेन में, वहाँ जो ब्रुटैलिटी पुलिस की दिखेगी आपको मॉस्को में नहीं दिखेगी। ठीक है, तो आज जो अथॉरिटेरियन पूरा सिस्टम बन रहा है वो वेस्टर्न यूरोप में हमको ज़्यादा, जर्मनी में दिख रहा है, फ्रांस में दिख रहा है, जो सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसीज के नाम पे हमको जाने जाते हैं। ओके, और अभी 2 इजराइल बनते जा रहे हैं। एक है यूक्रेन में, क्योंकि जो जब यानुकोविच हटाए गए, जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर थे, उसके बाद जो 2 प्रेसिडेंट बने, पोरोशेंको और जेलेंस्की, दोनों जूइश ऑलिगार्क्स है, और आज 0.1% पॉपुलेशन के 2 प्रेसिडेंट बन चुके हैं। जेलेंस्की ने बोला कोई इलेक्शन होगा नहीं, वॉर टाइम है, और कर्जे के नाम पे ये जो बड़ी ब्लैक रॉक, वैनगार्ड जो कंपनीज है, दे प्रैक्टिकली बॉट आउट। यूक्रेन बहुत ही फर्टाइल कंट्री है एंड इट हैज प्रैक्टिकली बीन बॉट आउट बाय दिस कैरेक्टर्स। तो उसके साथ जेफरी सैक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ही इज एन अमेरिकन जूइश स्कॉलर, ही इज टेरिफिक, उसकी वीडियो देखने चाहिए। एंड वो दुनिया के टॉप लीडर्स को जानते हैं, उनको कंसल्टेंट करके बुलाया जाता है। और तो जेफरी सैक्स और जॉर्ज गैलोवे बोथ आर ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट ट्रंप इज स्केयर्ड ऑफ नेतन्याहू, कि ये लोग मेरे को उड़ा देंगे। इस हद तक हाल है। ठीक है, मतलब जो बटलर वाला जो हुआ था, जहाँ इसको गोली लगी थी कान पे वगैरह वगैरह, ठीक है, उसका इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया है। चार्ली कर्क का जो इन्वेस्टिगेशन है और बटलर का जो इन्वेस्टिगेशन है, तो जो केन स्टोन जो नेशनल सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर थे, जो भी रिजाइन किए 15-20 दिन पहले, उन्होंने कहा कि ये दोनों जो आतंकवादी हमले हुए, ट्रंप वाला, बटलर वाला और ये जो चार्ली कर्क वाला, ये दोनों विदेश कंट्री के साथ जुड़ रहे थे तार, इसलिए दोनों का इन्वेस्टिगेशन बंद। तो खुद ट्रंप का जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो भी FBI ने बंद कर दिया है। ओके, तो ट्रंप को एप्स्टीन से पूरा घेर दिया है मामले को, और ट्रंप के आप टॉप 40 नाम निकालोगे जो उसके सरकार में हैं, वो सबके सब इजराइल लॉबी के लोग हैं। इसको पूरा का पूरा घेर दिया, और वो डरता है अपनी जान के लिए। ये हाल है उसके। और मार्क लेविन जो आज फॉक्स न्यूज का एंकर है, वो हाथ डाल रहा है, एक एंकर गले में हाथ डाला है ट्रंप के, और बोला ये हमारा प्रेसिडेंट है, द फर्स्ट जूइश प्रेसिडेंट, और मुझे दिख रहा है कि ट्रंप डरा है इससे, कि भाई मेरे को भागने का कोई तरीका नहीं है उसका। दिस इज द हाल। मतलब मोदी को कोई गले में हाथ डाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ डाल के बोले, ये हम लोग सोच नहीं सकते जो आज अमेरिका का हाल ये लोगों ने कर दिया है। ओके, तो ये अलग अलग तरीके हैं टू कंट्रोल अमेरिका। ओके, उसके साथ में ये धार्मिक वाले में आता हूँ, फिर मैं ईरान की तरफ जाता हूँ। व्हाट इज द एंटायर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वी आर विटनेसिंग। ओके, बात ऐसी है कि पैलेस्टाइन का मुद्दा जैसे मैंने बताया उसके 3 लेवल्स है। वन इज द क्लासिकल यूरोपियन कॉलोनियल ऑक्यूपेशन ऑफ एन इंडिजिनियस कंट्री ऑफ पैलेस्टाइन, जो ये लोगों ने किया, यूरोप जाता था, देशों पे कब्जा करता था, वो एक क्लासिकल कॉलोनियल ऑक्यूपेशन को ले, और एक क्लासिकल नेशनलिस्ट लिबरेशन मूवमेंट है। और अराफात वहाँ के नेहरू या गांधी जो भी आप मानो, वो लेवल की लड़ाई है। मगर उसके साथ ये 1850s में ब्रिटेन में एक क्राइसिस आई थी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी में, कि भाई हमारा सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट क्यों नहीं हो रहा है, हमारा जीसस क्राइस्ट आ क्यों नहीं रहा है। तो उसमें से क्रिश्चियन जायनिज्म पैदा होता है। ओके, जायनिज्म क्या है? एक बार मैंने जायनिज्म के बारे में बात कर रहा था, तो एक बंदा आया बाद में कि भाई तुम जैन धर्म के खिलाफ क्यों हो, तुम जैनिज्म क्यों बोल रहे हो। मैं बोला भाई जैनिज्म अलग है, जायनिज्म अलग है, टेंशन मत लो इतना यार। ओके, तो जी, तो जायनिज्म का बेसिक जो डेफिनेशन है, ए नेशनल मूवमेंट ऑफ यूरोपियन जूज टू क्रिएट अ होमलैंड इन पैलेस्टाइन। मतलब एक आश्केनाजी यूरोपियन जूज जो मेनली ईस्टर्न यूरोपियन थे, उनमें एक मूवमेंट उभरी कि हम लोग को अपना एक खुद देश बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनका प्रॉब्लम बहुत चल रहा था। मतलब वो प्रॉब्लम यूरोप का था, वो प्रॉब्लम जू वर्सेस क्रिश्चियन था, उसका लेना देना ही था पैलेस्टाइन या एशिया का किसी मुल्क के लिए। प्रॉब्लम आपका था, आपको सॉल्व करना था, आपको वहाँ को देश बनाना था भाई। और लेनिन ने उनको एक सोवियत रूस में एक पूरा एक बीरो विज्ञान करके बड़ा देश दे दिया था जो स्विट्जरलैंड का साइज है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो आ भी गया था। एनीवेज, तो क्रिश्चियंस का मानना है या वो जायनिस्टों का मामला है कि सेकंड कमिंग नहीं हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा, ये प्रोटेस्टेंट प्रॉब्लम है। ओके, उसके लिए इजराइल को वापस बसाओ, दुनिया के यहूदी को जमा करो ये होली लैंड में। एक बार इजराइल वहाँ बस गया, उसके बाद उनका मसीह आएगा,
जूस का मसीहा, उन्होंने जीसस को माना नहीं, वो अभी भी जूस अपने मसीहा के लिए बैठे। मगर जूस का मसीहा कब आएगा? जब वहाँ उनका टेम्पल ऑफ सॉलोमन बनेगा। अभी ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा अलेक्सा की जगह पे। ये जो यरूशलेम में जो मस्जिद आपको दिखती है गोल्डन डोम और सिल्वर डोम वाली, तो मंदिर वही बनाएंगे का नारा जो हम लोगों ने अयोध्या में 92 में देख लिया। ये तब मैंने बोला भाई ये ड्रेस रिहर्सल हो रहा है यरूशलेम के लिए, ओके, तो 92 में मैंने बोला था। तो वो अभी तैयारी इधर चल रही है, ओके। इसलिए लगातार अलेक्सा पे हमले, ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर बीइंग डन, और वो लोग क्लियर कट बोल रही है कि ये मस्जिद जाने वाली है, हमारा टेम्पल तैयार है, हम तो उसको बनाएंगे। अभी मान लो कि ये हो गया, तो उसके बाद जूइश मसीह आएगा। जूइश मसीह आएगा तो वो डिक्लेयर करेगा कि दुनिया का केंद्र जेरूसलम है, यूनाइटेड नेशंस को बर्खास्त करो, यूनाइटेड नेशन जेरूसलम से चलेगा और यहूदी का राज होगा, जूइश मसीह का राज होगा। ये रबाइस क्लियर कर ये सब बोल रहे हैं, मैं कुछ अलग से बोलेंगे, ये उनके मैं कोट ही कर रहा हूँ। तो क्रिश्चियंस क्या करेंगे उसके बाद? क्रिश्चियंस बोलेंगे ये जो जूइश मसीहा है वो एंटी क्राइस्ट है, ठीक है, और अभी हमारा क्राइस्ट आएगा। तो जो क्रिश्चियंस इन्वॉल्व है फंडिंग में, जेरी फॉलोवेल और उस किस्म के जो बड़े इवेंजेलिकल्स है, वो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग इसलिए फंडिंग कर रहे हैं क्या कि ये जूइश मसीह एंटी क्राइस्ट आ जाए, उसके बाद हमारा क्राइस्ट आएगा। और क्राइस्ट आके क्या करेगा उसके बाद? मतलब ये धार्मिक फिगर्स जो क्राइस्ट को हम लोग प्रॉफिट ऑफ लव मसीह बोलते हैं, वो जीसस आने के बाद यहूदी को बोलेगा तुम लोग कन्वर्ट करो, नहीं तो मैं तुमको मार डालता हूँ। तो जीसस क्राइस्ट को भी क्रिश्चियन जायनिज्म एक खतरनाक एक गॉड ऑफ वॉर या एक सिंबल ऑफ वॉर बना दिया, जो हम लोग रिपब्लिकन पार्टी के इसमें देख रहे हैं कि उन्होंने क्या हाल बना के रखा है क्रिश्चियन धर्म का और जीसस का। तो ये उसका धार्मिक कॉन्टेक्स्ट है ये पूरे लड़ाई का। इसको समझे बिना हम लोग ये पूरे ऑयल तो हमको पता है भाई, ये तो दिख ही रहा है, मगर और भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो वहाँ पब्लिक चर्चा में, हमारे देश में नहीं है मगर वहाँ पब्लिक चर्चा में है ये सब चीज़ों को लेकर। अभी आपने देखा होगा ट्रम्प को उसने भी ईस्टर के दिन उसने अपना एक डाला था, पोस्टर डाला था, जहाँ वो जीसस जैसा है और वो हीलिंग कर रहा है। वो ईसाई धर्म को का मजाक कर रहा है, ओके। जब इस बार ट्रम्प चुनकर आया तो जो बाइबल पे लेना पड़ता है ना शपथ, तो उसने खाली ये ऐसा ही किया था, उसने शपथ बाइबल पे हाथ ही नहीं डाला था, ओके। 2017 की एक रिपोर्ट है इजरायली पेपरों में, ये मेरे पास सब रिकॉर्डेड है, कि ट्रम्प हैज कन्वर्टेड टू जूडाइज्म, और वो पब्लिक अनाउंसमेंट करने की बात थी CNN पे, मगर वो रुक गई बात। उसकी बेटी यहूदी है, उसका दामाद जैरेड कुशनर यहूदी हम लोग जानते हैं, और जो कबार लुबाविच करके जो सेक्ट है, जो सबसे पावरफुल जूइश सेक्ट है, उसी में ये कन्वर्ट होकर गया है। इसलिए बहुत कम आप देखेंगे कि ट्रम्प जीसस का इसका नाम लेता है, क्योंकि जूज उसको खाली जेसी बोलते हैं, जो कट्टर यहूदी है। मैं जेरूसलम में गया था तो मैंने पहली बार जो शब्द सुने थे जीसस के बारे में, मैंने कभी भारत में तो नहीं सुना था भाई, जिस लेवल पे गाली गलौज लोग कर रहे थे जीसस के बारे में, ठीक है। तो मेरा तो क्लियर कट मानना है कि ट्रम्प यहूदी बन चुका है और वही उसको चला रहा है, ठीक है। नाउ पीट हेग्सेट की बात करें, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर का वॉर सेक्रेटरी हो चुका है। एक्चुअली वो सही है क्योंकि ये डिफेंस तो है नहीं, वॉर ही होता है। पीट हेग्सेट के बॉडी पे आपने कभी सुना है कोई मिनिस्टर के बॉडी पे टैटूज वैटूज है? तो वो क्रूसेडर्स के जो टैटूज है, उसने क्रूसेडर्स के टैटूज उसने लगा दिया क्रॉस के। एक हाथ पे काफिर लिखा है, काफिर लिखा है, मैं काफिर हूं, वो लिखे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये माइंडसेट क्या है भाई, ठीक है। जो मुसलमान बोल रहे थे कि यार वो तो काफिर लिख रहा है, मतलब तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है, तुम तो नॉन मुसलमान को काफिर बोलते हो, वैसे भी वो लिख रहा है अपना कि तुमको क्या करना है, ठीक है। मगर उसका माइंडसेट बहुत ही एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम है, बहुत ही भयंकर किस्म का माइंडसेट है, और वो एकदम कमिटेड है ये पूरा, ये जो मैंने अभी बताया कि कमिंग ऑफ क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट। और अभी जो सोल्जर्स जा रहे थे ईरान, ये इराक में लड़ने के लिए, पीट हेग्सेट के भाषण है कि तुम इसलिए लड़ने जा रहे हो क्योंकि ये लड़ाई के बाद जीसस क्राइस्ट वापस आने वाले हैं। हम मानते कि हिंदू और मुसलमान इस देश के पागल है, उससे 1000 गुना पागल ये लोग हैं, हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। जिस लेवल का धार्मिक कट्टरवाद इधर हमको दिख रहा है इजराइल और अमेरिका वगैरह वगैरह में, ये भयंकर धार्मिक कट्टरवाद है। और प्रॉब्लम यह है कि इनके पास न्यूक्लियर बटन है, ये कुछ भी कर सकते हैं जिस लेवल पे इनका धार्मिक कट्टरवाद है, ओके। सो दिस इज बेसिकली जो मैंने टर्म यूज किया था एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द एंड टाइम्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंड टाइम पॉलिटिक्स।
ये पूरी चर्चा में है उन इलाकों में। ठीक है, अभी ईरान क्यों टारगेट पे है? जी, ईरान क्यों टारगेट पे है? देखो 1979 से जब से ईरान की क्रांति हुई और एक वो लोग ने शाह को हटाया और अमेरिका की ताकत को वहाँ से हटाया, तो लगातार 47 ईयर से सैंक्शंस उस पर है, उस पर वॉर के थ्रेट है, कलर रेवोल्यूशन की कोशिश और लगातार डिमोनाइजेशन की, ये कट्टर किस्म का कंट्री है और वो आतंकवादी है और सेंटर ऑफ टेरर। एक भी आतंकवादी ग्रुप ईरान के साथ, ना अलकायदा ना आईसिस, ये सब वहाँ से नहीं आता, उसकी कुछ अलग कारण है। ठीक है, तो उसको अलग अलग तरीके से उसको डिमोनाइज किया है। अभी मैं आऊँगा पोस्ट 9/11 सिनारियो पे, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक हुआ, और वो पूरा CIA मोसाद का ही रोल है, ये आपको समझ लेना चाहिए, ये कोई अलकायदा फलकायदा था नहीं। ओके, और अरे भाई थोड़ा पटाओ यार जल्दी वो सब चीज़ें। ओके, सो 9/11 का जो अटैक, मतलब वहाँ ब्लैक वो जो क्या होता है ब्लैक बॉक्स, जो प्लेन का ब्लैक बॉक्स होता है ना, तो ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, टेबल कुर्सी नहीं मिली, वहाँ एक पासपोर्ट मिला, मोहम्मद अटा। तो साली पूरी बिल्डिंग ही गिर गई, पूरा जल गया सब कुछ। और एक बंदा आता है, ये रे पासपोर्ट है, पूरा पासपोर्ट, वो जला वाला भी ये पासपोर्ट कमाल के बनते हैं लोग के। तो एनीवे, सो 9/11 तो आई थिंक यू ऑल नो दैट वाज अ इनसाइड जॉब, फॉल्स फ्लैग था वो। मगर उसके बाद बुश के टेबल पे एक मेमो था, तो एक जनरल वेस्ली क्लार्क व्हाइट हाउस में जाते हैं और वो देखते कि ये मेमो है, एक टेबल, बुश के टेबल पे एक मेमो है। और वो मेमो पे क्या लिखा था? मेमो पे लिखा था कि हम लोग को अगले 5 साल में 7 देशों को निपटना है। वी हैव टू टेक आउट 7 कंट्रीज इन 5 years। ओके, ये जैसे ये 9/11 का अटैक हुआ, पहला कंट्री अफगानिस्तान, उसके बाद इराक, उसके बाद सोमालिया, सूडान, सीरिया, लेबनान एंड ईरान। ईरान आखिरी था, मगर एक एक देश को वो लोग को टारगेट करना था। अफगानिस्तान का तो अटैक किया, हमको पता है, निकल भी गए, तालिबान को से हटाया, तालिबान को देकर निकल गए। इराक में अटैक किया, इराक पहले से बहुत वीक है, मगर इराक इज ऑल्सो नाउ गेनिंग स्ट्रेंथ। सोमालिया के 2 पार्ट कर दिए, सोमालिया और सोमालियालैंड। सूडान के भी अटैक करके 2 पार्ट कर दिए, अभी भी सिविल वॉर चल रहा है। सीरिया में असद था, वहाँ अलकायदा की चीफ को बिठा दिया, जोलानी। लेबनान में लगातार वॉर चल रही है, और आखिरी में अभी ईरान है। ओके, सो इजराइल न्यू कि मेरा आखिरी जो चैलेंज है इस इलाके में, हम लोग मैंने लगभग सबको निपट ही लिया है, आखिरी चैलेंज मेरा ईरान है। ईरान को मेरे को भी ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, तो लगातार इसलिए वो 30 साल से चिल्ला रहा है कि 2 हफ्ते के बाद ईरान न्यूक्लियर बम बनाने वाला है। ऐसे ही चल रहा है उसका, 30 साल से यही सब चिल्ला रहा है, 95 से चिल्ला रहा है। आपको और एक वीडियो दे सकता हूँ नेतन्याहू का, 1995 का उसका वीडियो है, और वो बोल रहा है कि इस्लामिक आतंकवाद इतनी खतरनाक बात है, और अगर वेस्ट नहीं समझा तो तुम्हारे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर है वो गिरने वाले हैं। ये 95 में नेतन्याहू बोल चुका था। ओके, सो यस, ईरान का थोड़ा और भी दे दूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, मगर 1951 की बात है कि 1951 में वहाँ एक नई सरकार चुनकर आती है, मोसादेक, जो वहाँ का नेहरू आप मान दीजिए, वो एक नेशनलिस्ट सेक्युलर प्राइम मिनिस्टर बनकर उभर कर आते हैं, और पहला काम करते हैं कि वहाँ का जो एंग्लो ईरानियन कंपनी है, जो ब्रिटिश पेट्रोलियम, उसको ईरान की जो नेशनल रिसोर्सेज उन्होंने उसको नेशनलाइज कर दिया। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर मोसादेक को हटा दिया और शाह को बिठा दिया कि ऐसा किसी को बिठाओ जो हमारा बंदा हो। तो ये पहला मामला था ईरान को लेकर, आधुनिक ईरान को लेकर। तो शाह पहले ही आए अमेरिका की ताकत से और मोसाद, और तो एक सावक करके पुलिस बनी जो बहुत भयंकर थी। ये सब चलता रहा और 1979 में ये उठा हुआ। अब उसको इस्लामिक रेवोल्यूशन बोलो या ईरान का रेवोल्यूशन बोलो, दोनों बातें जायज़ है, क्योंकि उसमें लेफ्ट का बहुत बड़ा रोल था। और इनफैक्ट जो अमेरिकन एम्बेसी का जो टेकर हुआ, वो लड़के इस्लामिस्ट नहीं थे, वो सब लेफ्टिस्ट थे, जिन्होंने इनफैक्ट जो एम्बेसी को टेक ओवर किया था। मगर ये होने के बाद ही वेस्ट ने और गल्फ अरब्स ने मिलकर सद्दाम को इस्तेमाल करके ईरान पे हमला करवा दिया। वो 8 साल की जंग चली। ये मेरा मानना है कि सद्दाम की बहुत भयंकर स्ट्रेटेजी गलती थी, उससे ये दोनों देश वीक हुए। मगर सद्दाम ने वो वेस्ट का काम वो टाइम पे करके दिया। इसलिए भाई जब मैं ये सब इलाकों में जाता था तो बोलते हमारे लिए सद्दाम इतना बड़ा हीरो नहीं जो आप लोग ने बना कर रखा है। ठीक है, तो
वो टाइम पे 45 कंट्रीज, मतलब जितने बड़े पावर्स गिनो, फ्रॉम अमेरिका टू सोवियत यूनियन टू जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, एवरीबडी, और ऑल दी गल्फ कंट्रीज फाइनेंसिंग द अटैक ऑन वॉर ऑन ईरान। तो ईरान इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, मगर उसने वो डिफेंड भी कर लिया अपने देश को, और वो कुछ इराक के इलाकों में चला भी गया था। उसके बाद इराक को मिले केमिकल वेपन्स, और वो केमिकल वेपन्स के कारण सीज फायर करके वो जंग को ख़त्म करना पड़ा। ओके, उसके बाद ये हुआ कि 2003 में जब जंग हो गई इराक पे, उसके बाद ईरान समझ गया कि भाई मेरे पे आने वाला है मामला। वो तैयारी तो कर ही रहा था, मगर 2003 के जंग के बाद ईरान समझ गया कि इराक के बाद मेरा नंबर है, तो वो बनाने लगा मिसाइल्स और ड्रोन्स। ओके, मतलब ईरान का आई थिंक जो बजट है, डिफेंस बजट $15 बिलियन है, और अमेरिका का $1 ट्रिलियन है। आप कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब आप एक ट्रेडिशनल लड़ाई में तो आप, उनके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके बाद F-35, उनके बाद ये, उनके बाद वो है, वो तो आप कर ही नहीं सकते। तो ईरान ने अपनी क्रिकेट की पिच खुद बना ली कि भाई लड़ाई जो होगी वो मेरी पिच पे होगी और मेरे तरीके से होगी। एसिमेट्रिक वॉरफेयर जिसको बोलते हैं। ओके, तो दूसरी बात कि ईरान की कुछ ताकत है आइडियोलॉजिकल। एक तो टेक्नोलॉजी की बात में आऊँगा, मगर कुछ आइडियोलॉजिकल बुनियाद है जो हमको समझनी होगी कि ईरान टिक क्यों पाया। ओके, नंबर 1 है एक प्राचीन सभ्यता है। हम जानते हैं कि भारत जैसे जितनी प्राचीन सभ्यता है वैसे ईरान इतनी, वी आर, मतलब हम लोग की बहुत कॉमनैलिटी भी है इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ओके, दूसरी बात यह है, और इसमें जरा वन इज द सिविलाइजेशन, थर्ड इज द ईरानियन नेशनलिज्म। चाहे वो, क्योंकि वहाँ 14 एथनिक कम्युनिटीज है। इट्स नॉट ओनली पर्शियंस, कुर्द है, अरब है, लोर है, बलूची है, कुर्द है, ऐसे 14 एथनिक ग्रुप्स है जिनको जोड़ना भी, अगर ईरानी राष्ट्रवाद स्ट्रांग नहीं होता तो ये बहुत मुश्किल होता। इसलिए इजराइल ने बोला था कि कुर्द भी अटैक करेगा इराक से, मगर इस बार कुर्दों ने वो काम नहीं किया ना, बलूचियों ने साउथ से अटैक किया। तो वो सिविल वॉर से तो वो बच गए, मगर ईरानियन राष्ट्रवाद भी बहुत स्ट्रांग चीज़ है। तीसरा जो एलिमेंट है वो है ईरान की शिया आइडियोलॉजी, जो करबला तक जाती है और इमाम हुसैन की शहादत के साथ जाती है कि हम लोग हमारे प्रिंसिपल्स के असूलों के लिए मर जाएंगे, मगर हम लोग सरेंडर करेंगे नहीं। दिस इज 90% ऑफ ईरान शिया। ओके, अभी बात आती है कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम एन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ओके, हाउ डू वी सपोर्ट हिजबुल्लाह, हाउ डू वी सपोर्ट हमास, हाउ आर वी सपोर्टिंग द ईरानियन इस्लामिक गवर्नमेंट, व्हाट आर यू सेइंग आउट हियर। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था अंटिल 2006। 2006 में जब हम लोग कुछ साथी, विजय चौहान जो आपके हमारे सोशलिस्ट मूवमेंट की है, सीमा मुस्तफ़ा, प्रबीर पुरकाश, कमल मित्र चौनाई, हम लोग 5-6 लोग गए थे बेरूट जब वॉर चल रही थी। 11 जुलाई को आपको याद होगा यहाँ बहुत बड़ा ट्रेन का धमाका हुआ था, 7 ट्रेन उड़ाए गए थे। उसी दिन पे इजराइल ने हमला चालू किया था लेबनान पे। तो मुझे तो लगा था कि 1 हफ्ते के अंदर वो लोग पहुँच जाएंगे, बेरूट ले लेंगे जो पहले हुआ, मगर हुआ नहीं और लड़ाई काफ़ी चली। मगर कुछ लेबनान के साथियों ने कांटेक्ट किया कि भाई दुनिया भर के आप जैसे 2 दोस्त हैं जो हमारे सपोर्टर हैं, आप लोग अगर आ सकते तो आइए। तो हम लोगों ने एक छोटा डेलीगेशन तैयार किया और हम लोग जंग के दौरान गए। दमास्कस से बेरूट का रास्ता 2.5 घंटे का, हमको 24 घंटे लगे थे, क्योंकि बॉम्बिंग यहाँ हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है, सब वी कैन हैव रीच्ड बेरूट। तो पॉइंट इज के सीमा मुस्तफ़ा और हम लोग पहले वहाँ का जो कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस है, लेबनान की कम्युनिस्ट पार्टी, उसके ऑफिस पे गए कि भाई हिजबुल्लाह वाला फिनोमेनन है क्या। तो उन्होंने कहा, लेबनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ, कि जो सैयद हसन नसरल्लाह है, ही इज़ आज चे गवारा विद अ टर्बन, खाली वो पगड़ी है, वरना जो आइडियोलॉजी है वो पूरा एंटी इंपलिस्ट है। और द रियलिटी इज दैट दी हिजबुल्लाह एंड दी अमाल, दी शिया ग्रुप्स ऑल्सो ग्रुप फ्रॉम वर्किंग क्लास शियाज, क्योंकि ये सबसे वर्किंग क्लास तबका वही था लेबनान का। ओके, एक तो वो बात। दूसरी बात कि हमारे समझना, अभी एक टर्म आता है, वी आर अवेयर ऑफ क्रिश्चियन लिबरेशन थियोलॉजी, कि 1970s में जो नन्स और पादरीज ने बंदूकें उठाई और जो ज़मीन के लिए और वहाँ के डिक्टेटर्स के खिलाफ लड़े, तो क्रिश्चियन थियोलॉजी, क्रिश्चियन लिबरेशन थियोलॉजी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हमारे वंश में पादरीज आ जाते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं, मगर हमारे वहाँ हमारे साधु और मौलाना को बुलाना हम भी आज भी हिचकते हैं, मगर पादरी वादरी आ जाते हैं। तो हमारा थोड़ा कॉलोनियल माइंडसेट का भी हमारा भी प्रॉब्लम है। सो द पॉइंट इज दिस, क्योंकि हमारी आज़ादी के आंदोलन में धार्मिक ताकतों ने जो रोल प्ले किया वो
कोलैबोरेटर था अंग्रेज़ों के साथ, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, आरएसएस हो या हिंदू महासभा हो। हमारी जो धार्मिक ताकतें थी उनका रोल साम्राज्यवाद को सपोर्ट करने वाला था, मगर वहाँ का मामला कुछ अलग है। वहाँ दोनों आपको ताकतें मिलेगी, आपको सऊदी अरेबिया और यूएई भी मिलेगी जो अपने आप को इस्लामिक सरकारें बोलती है, जो अमेरिका इजराइल के साथ है, और आपको हिजबुल्लाह, हमास, ईरान और अंसारुल्लाह हुती मिलेंगे यमन के, जो एक एंटी इम्पीरियलिस्ट रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए मैं समझ गया था कि हमारी जो वैल्यू सिस्टम है, हम लोग वहाँ इम्पोज अगर करने जाएंगे कि यही फॉर्मूला है, तुम भी यही फॉर्मूला से काम करो, वो नहीं चलने वाला। अलग अलग देश, अलग अलग सभ्यताएं अपने अलग तरीके से ये सब सवालों को डील करती है, क्योंकि उनके पीछे अपना एक इतिहास है, अपना एक सिविलाइजेशन है, अपना एक कल्चर है, वो तरीके से वो डील करते हैं। इसलिए हम लोगों ने जब यात्रा भी निकाली थी तो मैंने देखा था कि ईरान के जो धार्मिक साथी है वो हमारे नारों पे कंफर्टेबल थे, मगर हम सेकुलर लोग उनके नारों पे कंफर्टेबल नहीं थे। मगर फिर आदान प्रदान होने लगा, एक दूसरे को समझने लगे। ओके, तो आई थिंक अ लिटिल ओपननेस ऑन द पॉइंट ऑफ सेकुलर पीपल रिक्वायर्ड, एंड इट्स हैपनिंग, इट्स नथिंग न्यू। क्योंकि 2006 में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बेरूट में ऑर्गेनाइज की थी, सब लोगों ने मिलकर के भाई हिजबुल्लाह को समझने के लिए साथ में आना चाहिए, और वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ने लगी। और आज हमास बहुत पॉपुलर है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, नौजवानों में। इजराइल से ज़्यादा पॉपुलर एक्चुअली हमास हो गई। दैट इज द रियलिटी ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। ओके, सो यस, अभी ये जो वॉर हुई उसमें एक्चुअली हुआ क्या, वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर वी ऑल फॉलोड इट वेरी क्लोजली। एक तो ये कि 2 तारीखें इंपॉर्टेंट है, एक तो 1956 और दूसरा 2026। 1956 में ब्रिटेन ने अपना लास्ट होरा प्ले किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने इजिप्ट पे हमला किया था सुएज कैनाल को कंट्रोल करने के लिए। अमेरिका ने उसको विरोध किया और नेहरू जी ने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई थी, क्योंकि नेहरू जी वो टाइम पे बहुत टावरिंग फिगर थे। ओके, हम लोग की जीडीपी पता नहीं क्या थी, या हम लोग कितने महाशक्ति थे इकोनॉमिकली, मगर नेहरू और हमारी आज़ादी के आंदोलन की एक बहुत बड़ी आवाज़ थी, वो गूंज रही थी। तो 1956 में जो ब्रिटेन फेल हुआ सुएज कैनाल में, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर टोटली क्रम्बल हो गई। ओके, और आज हम लोग 2026 में हॉर्मोज में हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, जहाँ अमेरिका की औकात नहीं है हॉर्मोज को हाथ में लेना। दिस इज द आखिरी, मतलब द डिक्लाइन ऑफ द अमेरिकन एम्पायर विल एक्सेलरेट फ्रॉम हियर। तो 1956 सुएज कैनाल एंड 2026 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ओके, और जो आज जो आपको बताइए, जो हॉर्मोज पहले खोला था, अभी ट्रंप उसको खोलने जा रहा है, जो कभी बंद ही नहीं था। भाई खोल दो। अरे भाई बंद ही नहीं था, तुम आए थे क्यों? ओके, क्योंकि पॉइंट इसके यही है, जो पीट हेग्सेट का भी कल सेनेट हियरिंग हुआ, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अमेरिका गया क्यों वॉर में? ओके, क्योंकि आप, वो पीट हेग्सेट वही बोलता रहता है कि भाई तुमको चलेगा क्या, वो अमेरिका का, ईरान तो न्यूक्लियर बॉम्ब डालेगा हम पे। अरे भाई, अमेरिका, ईरान नेवर वांटेड अ न्यूक्लियर बॉम्ब। हम जैसे लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बना लो भाई, क्योंकि क्या हुआ था, लिबिया ने जो कॉम्प्रोमाइज कर लिया वेस्ट के साथ, गद्दाफी को गारंटी दी थी कि तुम तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दो। लिबिया का भी न्यूक्लियर प्रोग्राम था, तुम्हारा न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दो, तुम वेपन्स बनाना भूल जाओ, वो सब तुम करो मत, वेस्ट की सुरक्षा में आ जाओ। गद्दाफी ने वो कर लिया, गद्दाफी खत्म हो गया। इराक के पास था नहीं, हमको पता है सद्दाम के साथ क्या हुआ। अपना किंग जॉब उनके बाद नॉर्थ कोरिया में है, तो वो सेफ है, हर महीना एक बड़ी मिसाइल छोड़ता है, भाई मेरे बाद आना मत। ओके, तो यस, सो इसलिए ईरान में भी बहुत बड़ी चर्चा चल रही है कि अयतोल्लाह अली खामेनाई ने तो फतवा दिया था कि हम लोग को न्यूक्लियर बम नहीं चाहिए, मगर ईरान की पार्लियामेंट में कि अगर भाई ये तो खतरा ही दे रहा है कि सिविलाइजेशन साफ हो जाएगा, वहाँ आधे डजन इजरायली मिनिस्टर बोल रहा है कि भाई न्यूक्लियर बम डाल देंगे, तो इसको हम लोग झेलेंगे कैसे? ठीक है, तो ईरान में ये बहुत ज़ोरों से पार्लियामेंट में ये मुद्दे की डिबेट भी चल रहे हैं। एनीवेज, तो जब ये वॉर चालू होने वाली थी ना, और ईरान ने कुछ बातें बहुत स्पष्ट बोल दी थी कि अगर वॉर चालू हुई तो इस इलाके में जितने अमेरिकन बेसेज है मैं उड़ा दूंगा। तो मैं ये डिबेट्स पे जाता था हमारे कुछ यूट्यूब वाले में, तो हमारे जो कुछ साथी थे बोले ईरान क्या कर रहे हैं यार, वो 4 दिन नहीं टिकेगा, उड़ा देगा उसको। ओके, आई मीन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आई सेड नॉट ओनली विल ईरान, मतलब वो डील तो करेगा, मैं बोला ईरान जीतेगा, ये वॉर को ईरान जीतेगा, और ईरान जीत चुका है। दैट इज द ट्रूथ ऑफ द मैटर। ओके, तो 8 देशों में ईरान ने 4 दिनों में अमेरिका के बेस उड़ा दिए। ओके, सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, इराक, इजराइल, ये सब जो 8 एक देश है आसपास में, कतर, ये सब देशों में से बेसिस उड़ा दिए। आज CNN की खुद की रिपोर्ट आई है कि जो डैमेज हुआ है 19 बेसिस पे,
हुआ है वो भयंकर किस्म का डैमेज हुआ है, हम लोग वहाँ अभी बना ही नहीं पाएंगे। और ईरान का क्लियर है कि ये इलाके में वापस वो बेसिस बनने वाले हैं नहीं। और अगर ये गल्फ कंट्रीज़ के अरबों में कुछ भी अक्ल और होगा, मैं उनका आत्मसम्मान की तो बात ही नहीं कर रहा, वो है ही नहीं उनके पास, मगर अगर उनको इतनी भी अक्ल होगी कि अमेरिकन बेसिस आर अ वाइट एलिफेंट, हम लोग पैसा भर रहे हैं, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ना उनके रेडार सिस्टम काम के, ना इंटरसेप्टर काम के, कुछ भी नहीं है भाई, तो हम लोग हथियार प्रोटेक्शन मनी क्यों दे रहे हैं इनको? तो इसलिए एक रीजनल अग्रीमेंट करनी पड़ेगी जिसमें इजिप्ट, तुर्की, ईरान, सऊदी, ये सब कंट्रीज़ एक अग्रीमेंट की तरफ आ जाए कि हम लोग आपस में एक अपना बना लेंगे, जैसे यूरोप अभी हो रहा है। ये वॉर का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि अमेरिका और यूरोप अभी एकदम अलग हो चुके हैं। यूरोप अपनी डिफेंस के लिए खुद जा रहा है। तो नंबर 1 है कि 1945 के बाद इतना बड़ा मार अमेरिका को पड़ा नहीं है। वियतनाम की वॉर एक अलग बात थी, मगर इतना बड़ा अटैक 8 देशों में अमेरिका को कोई अटैक करे 4 दिनों के अंदर, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था। दूसरी बात जो हो गई कि ईरान ने पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल ले लिया है और लीगली उसका हक बनता है, क्योंकि वो बहुत ही नैरो जगह आप जानते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल जो आपके कोस्ट लाइन से दूर है वो आपके तुम्हारा सिक्योरिटी और तुम्हारा मैनेजमेंट तुम्हारा हो सकता है। सुएज कनाल इजिप्ट के ताबे में है, पनामा कनाल पनामा के ताबे में, एक प्राइवेट कंपनी ले लिया, मगर पनामा सरकार का रोल होता है। बॉस्फोरस का जो है वो तुर्की के कंट्रोल में है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो भी मलेशिया इंडोनेशिया का बीच का रूट है, अभी वहाँ प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि चाइना को रोकने के लिए वो अमेरिका वहाँ कोशिश करेगा। मगर अभी ये स्ट्रेट्स की और कनाल्स की काफ़ी बड़ी लड़ाई चलेगी, क्योंकि ये लाइफलाइन है फॉर ऑयल एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का तो पूरा कंट्रोल ले लिया है और 20 to 25% ऑफ दुनिया का जो तेल है यहाँ से जाता है। ओके, और उसके साथ अमेरिका का एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से लेना देना नहीं है, क्योंकि 85 to 90% जो तेल जाता है वो एशियन कंट्रीज़ को जाता है और 90% जो LNG LPG जाता है वो एशियन कंट्री को जाता है। खाली 10-15% का मामला है यूरोप या कुछ और जाता होगा, मगर अमेरिका एक नेट एक्सपोर्टर है, उसका तो लेना देना नहीं इधर। इसलिए बट ट्रम्प ने बोल दिया था भाई मेरा क्या लेना देना, यूरोप आके देख ले। मैक्रो भी एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आया था, वो भी भाग गया कि भाई यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो तीसरी बात है कि जैसे मैंने कहा कि ईरान ने अपना क्रिकेट का पिच खुद तय कर लिया कि भाई मेरा वॉर है, मैं पिच तय कर लूँगा, कितना स्पिन, कितना गुगली, कितना पेस मैं तय करूँगा भाई, मैं तेरे पिच पे नहीं खेलने वाला। तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। ठीक है, और इसमें मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्रवीण सोनी के वीडियो देखिए। मैं तो मानता हूँ कि दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स में से है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस इंडियन एक्सपर्ट दैट वी हैव। वो जिस प्रकार से जंग को समझता है ना और समझाता है, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। प्रवीण सोनी अपने जो है। ओके, तो अभी अमेरिका की ताकत क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उनके पास ऐसे 13 या 15 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। 2 तो आए थे, जेराल्ड फोर्ड और इब्राहिम लिंकन, एक की वैल्यूएशन $14 बिलियन है, जो पूरा ईरान का बजट एक एयरक्राफ्ट कैरियर का बजट है। ठीक है, दूसरा उसके बाद जो उनके F-16, F-15, F-35 ये जो प्लेन्स है, उनके बाद टॉमहॉक मिसाइल है, बहुत एडवांस ड्रोन्स है, सब कुछ है। मगर ईरान ने लास्ट जंग जो हुई 12 दिन की, उसमें कुछ चीज़ें उसके सीख ली कि भाई मैं पूरा अंधा हो गया था, क्योंकि जब इजराइल ने अटैक किया उसके 24 घंटे के बाद ईरान जवाब दे पाया, क्योंकि ईरान वॉज यूजिंग अमेरिकन GPS। ओके, और वो पूरा ब्लॉक कर दिया था और ईरान की पूरी इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वो पूरी फेल हो गई थी। तो ईरान ने भी क्या किया कि पूरा का पूरा जो वेस्टर्न सिस्टम है, और हमारे लिए भी सीखे, हमारे देश के लिए भी, कि पूरा वेस्टर्न जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको हटा दिया और उन्होंने चाइना का बेदू 3 सिस्टम ले लिया है और रशिया का ग्लोजनैक सिस्टम ले लिया है। और जो प्रवीण सोनी उसको बोलते हैं कि दिस इज अ सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, मतलब आपने वो वेस्टर्न चाइनीज सिस्टम तो ले लिया है, उसके साथ आपका कनेक्टिविटी उनके 30 सैटेलाइट्स के साथ है, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमको सीखने के लिए मिला कि हमारे प्लेन्स 200-300 किलोमीटर एक दूसरे के दूर है। वो अभी ऐसा नहीं कि भाई हम लोग एक दूसरे के प्लेन के पीछे, वो डॉग फाइट वाला ज़माना गया। ओके, तो आपकी जब मिसाइल फायर होती है तो वो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो कितना जाम करता है आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को, कि जब मिसाइल यहाँ से फायर होती है 200-300 किलोमीटर दूर से, आपका प्लेन उसको आप वो डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं। तो बाद में बात आई कि वो 1 मिनट के पहले, आई थिंक 10 सेकंड के पहले पता चलता है कि वो मिसाइल है, वो अपना पायलट खाली इजेक्ट करके निकल जाता है। ओके, दैट इज व्हाट टुडे सिस्टम इज अबाउट। इट्स नॉट इन अबाउट राफेल का $250 मिलियन, वो J-10C फाइटर चाइना का $40 मिलियन, इट्स नॉट इन अबाउट दैट। इट्स अबाउट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इकोसिस्टम नाउ, जो
ईरान अभी आगे बढ़ रहा है, चाइना उसको कुछ और भी एडवांस सिस्टम देने वाला है. हाँ, I'll take another 10 minutes. 10 minutes. Okay. Yeah, so, yeah. दूसरा है कि जो F-35 जो सिस्टम है स्टेल्थ फाइटर, इस बार अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर भी इसने गिरा दिया, जो सबसे दुनिया के एडवांस फाइटर है. और वो स्टेल्थ है, मगर उसका जो हीट का जो पाथ है उसको ईरान डिटेक्ट कर पाया, वो भी बहुत बड़ी बात है. ओके. एंड ईरान ने इनके थर्ड मिसाइल्स, आयरन डोम, उनके रेडार सिस्टम्स, सबको छोड़ा दिया इस इलाके में. ओके. अभी आई थिंक टाइम हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आगे स्किप करूँगा. अच्छा, ईरान ने और एक काम कर दिया है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ही डाला तो क्या होगा. तो ईरान ने क्या कर दिया कि उन्होंने अपने आर्मी मिलिट्री को 31 डिसेंट्रलाइज हिस्सों में बांट दिया. ठीक है, कि अगर कनेक्टिविटी नहीं रही तो हर एक जनरल अपना तय करे और अपनी लड़ाई जारी रखे. दूसरा, ईरान का जो डेमोग्राफी है ना, उसका ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है. 3 जगह पे बड़े बड़े पहाड़ है. ओके. और उसके वो पहाड़ों के नीचे वो लोग ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपना सब कुछ रखा है, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट हो या उनके मिसाइल और ड्रोन्स हो, ये सब वो पहाड़ों के नीचे. तो उसको नेचुरल कवर पे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का तो लोकेशन देखा है कि कोई उसके आसपास आ नहीं सकता, इसलिए वो अब्राहम लिंकन भी 1000 किलोमीटर दूर भागे, जेरल्ड फोर्ड वापस अमेरिका भाग गए, कोई आ ही नहीं रहा है अभी. ओके. नाउ विल कम टू जस्ट 2 पार्ट्स. वन इज ईरान को फ़ायदा क्या हुआ, ये पूरी जंग से फ़ायदा क्या हुआ. ठीक है. और दुनिया को भी क्या फ़ायदा हुआ, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती की है इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला करके. पहला तो है कि ये इस इलाके में सभी अमेरिकन बेसेस को उड़ा दिया, ये कभी कोई सोच ही नहीं सकता था. ओके. और वहाँ के जो दूसरे देश है वो भी सोच रहे कि भाई क्या करें, ये तो रहने नहीं देगा. और अगर कोई बड़ा हमला हुआ तो इस बार ईरान ने बोला है कि अगर तुम वापस कोई बड़ा हमला करते हो तो 4 गुना ज़्यादा में, क्योंकि सब जगह अमेरिका के इन्वेस्टमेंट है, सऊदी के साथ, कतार के साथ, सबका कोई कुछ नहीं बचेगा. अगर मुझे नुकसान हुआ तो कोई कुछ बचने वाला ही नहीं. और अभी तो उसके एडवांस मिसाइल्स अभी निकले भी नहीं है, और भी बहुत कुछ, और वो 10 साल लड़ सकता है, वो 10 साल लड़ सकता है. ओके. दूसरा जो बड़ी बात होगी कि यूरोप और नेटो, जो जितने मैंने बताया भी है, यूरोप, नेटो और अमेरिका भी अलग हो गए. ये विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इतनी बड़ी ताकत है जब नेटो, यूरोपियन नेटो और अमेरिका साथ में आते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, कनाडा भी आता है, सब आते हैं. मगर इस बार वो बहुत बड़ा ब्रेक हुआ है. तो ब्रिक्स के लिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए ये बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट हो गई इस ईरान के दौरान. तीसरी बात, जैसे मैंने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करता है. देखो, दुनिया का 50% यूरिया भी वहाँ से निकलता है, बहुत सारे दूसरे केमिकल भी वहाँ से निकलते हैं, जो एक्चुअली आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में है. एक बात जिस पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, मगर आई थिंक आपने सोशल मीडिया में देखी होगी, पिछले 2 महीने में ईरान में और इराक में रिकॉर्ड रेनफॉल हो रहा है. क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड, और आपने पढ़ा ही होगा, इट इज़ कॉल्ड वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी. दीज आर वेदर वॉल्स. और अमेरिकन एयरफोर्स का एक डॉक्यूमेंट है इस पर कि हम लोग वेदर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. इट इज़ डन थ्रू रेडार्स. इट इज़ अबाउट हीटिंग द आयनोस्फीयर, जिसमें जो बादल में जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको रोक देते हैं. तो प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद का 2011 का एक स्टेटमेंट था कि हमारा जो पानी है बादल का, वो चोरी हो रहा है, किसी ने उसको सीरियसली लिया. हम जैसे लोग जो रिसर्च करते हैं उनको पता था, मगर आज उसका प्रूफ दिख रहा है कि जो इराक में जो बांध मोसुल का 1-2% पे आ गया था, वहाँ 60%, 70% पानी भर गया. ऑल ऑफ सडन पानी, नदियाँ, लेक्स पूरे के पूरे भर रहे. तो ये पूरा जो वेदर मॉडिफिकेशन और जो वेदर वॉर्स था, और मेरा तो मानना है जतिन भाई कि सीरिया में भी फैमिन आया था, कोई याद होगा 2012 में, वो टाइम पे भी ये वेदर, क्योंकि आप फैमिन क्रिएट करो तो लोग सरकार के खिलाफ उठेंगे और बाद में बोले देखो जनता खड़ी हो गई, चलो. तो ये वाली परिस्थिति है. ओके. लास्ट पार्ट आई कम टू इज द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एक्चुअली. ओके. क्योंकि ये खाली ईरान नहीं है, और ईरान ने सोच समझकर जो वहाँ के लिबरेशन मूवमेंट्स थे, जिसको लोग प्रॉक्सी बोलते हैं, कोई प्रॉक्सी नहीं है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट लिबरेशन मूवमेंट्स है. जो हमास अपने आप में पैलेस्टाइन में है, या पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन जो फतह है, अपने अपने स्तर पे सब लोग लड़ रहे हैं, मगर ये सब लिबरेशन मूवमेंट्स है. खास करके PFLP, इस्लामिक जिहाद और हमास तो कनेक्टेड है ईरान के साथ, वो तो क्लियर है. दूसरा है हिजबुल्लाह जो है, मगर ये सभी जगह में लेफ्टिस्ट सेकुलर फोर्सेज भी एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट में बड़ों से शामिल है. मगर आज वो इस्लामिस्ट फोर्सेज जो एंटी इम्पीरियलिस्ट रोल पे कर रहे हैं वो हावी है. तो हिजबुल्लाह इज द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्स ऑफ रेजिस्टेंस, और जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा है.
बहुत आक्रमण हुए, हम जानते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ है, मगर हिजबुल्लाह वो ताकत है जिसने 18 साल की जंग के बाद इजराइल को लेबनान से, साउथ लेबनान से हटा दिया, तो वापस आया, वापस हटाएगा। लेबनान, हिजबुल्लाह इज द सेकेंड पार्ट। और हिजबुल्लाह का वो बता दूँ, ज्योतिर्मय यहाँ गवाह है, हिजबुल्लाह ने जाके सीरिया में क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट किया। उनके जब चर्चेस तोड़े गए तो उनको चर्चेस बना के देते थे। जीसस क्राइस्ट मदर मेरी की मूर्तियाँ तोड़ती थी तो ये मूर्तियाँ बना कर देते थे, उनके बेल लगा कर बजाते थे ताकि क्रिश्चियंस वापस आए। ओके, तो ये फोर्सेस के बीच में और क्रिश्चियंस के बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यस, आखिरी में इतना ही बता दूं कि व्हाट डज ईरान वांट आउट ऑफ दिस वॉर, कि अमेरिका रोज बोल रहा है बातचीत करो, मगर ईरान बोल रहा है मैं नहीं बातचीत करूंगा। ठीक है, एक तो है कि अमेरिका इज नॉट सीरियस अबाउट द टॉक्स। जहाँ विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ और ये जैरेड कुश्नर आते बातचीत करने के लिए, तो कोई बातचीत का मतलब नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली नेतन्याहू को रिपोर्टिंग करते हैं। इसलिए ईरान का डिमांड है जेडी वैंस को भेजो। ठीक है, दूसरी बात है कि ईरान अपनी पूरी न्यूक्लियर टीम के साथ आती है, टॉप डिप्लोमेट्स के साथ ही है, और यहाँ इसके से मूर्ख लोग आके बैठते हैं। स्टीव विटकॉफ गोल्फ पार्टनर है और कंस्ट्रक्शन बैरन है, जो इसका पार्टनर है वो भी यहूदी है। ये जेडी वैंस, सॉरी, ये जैरेड कुश्नर भी यहूदी है। ओके, यहूदी होने में गलत बात नहीं, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट द पॉइंट इज आई एम यूजिंग इट बिकॉज मैं इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लामिक आतंकवाद मैं सब क्लियर कट बोलता हूँ भाई। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि धर्म और आतंकवाद का कोई रिश्ता नहीं है भाई। ओके, और मैं कुछ वर्सेस आपको बाद में वो आई एंड विद दैट, मगर तो ईरान वांट्स नॉट ए सीज फायर, ईरान वांट्स ए नो वॉर पैक्ट इन द लॉन्ग टर्म, कि हर साल 2 साल तुम आओगे वॉर करोगे, मुझे वो सब नहीं चाहिए। एक बार से बैठो और ये सब हमारे जो प्रॉब्लम इसको सॉल्व करो। ठीक है, दूसरी बात, मतलब उसका बोलना है कि पूरे रीजन की बात, इसलिए जब सीज फायर इस बार का हुआ 8 अप्रैल या जो भी, तो उसने हिजबुल्लाह और लेबनान की बात की थी, मगर पूरे रीजन की बात, मतलब आपको पैलेस्टाइन को भी सॉल्व करना पड़ेगा, आपको अंसारुल्लाह यमन का भी प्रॉब्लम, ये सब रीजनल जो प्रॉब्लम्स है, खास करके लेबनान और पैलेस्टाइन को तो सॉल्व करना है। तो ईरान खाली अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ईरान ये पूरे इलाके में जो लिबरेशन मूवमेंट्स है वो सबको साथ लेकर चल रहा है। ठीक है, हॉर्मोन्स क्लियर कट है, ये मेरा है, अभी मैं दूंगा नहीं, मेरा अधिकार है, एज पर इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ आई हैव राइट टू इट। उसके साथ ईरान का बोलना है इकोनॉमिक सैंक्शन भी हटने चाहिए। 47 साल हो गए, उसके बावजूद ये बहुत आगे बढ़ा है। यूनिवर्सिटीज़ में 65% लड़कियां होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है। जो एक आया है लिस्ट ऑफ कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ IQ, तो ईरान उसमें चौथा नंबर है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, उसके बाद ईरान का नंबर आता है। तो इन टर्म्स ऑफ PhDs, इन टर्म्स ऑफ साइंटिस्ट, इन टर्म्स ऑफ स्कॉलर्स, ईरान बहुत आगे। इन टर्म्स ऑफ विमेंस एजुकेशन एंड एवरीथिंग इज वेरी, देयर आर इशूज, जैसे मैंने जो इम्पोजिंग हिजाब था, मैंने भी उसका विरोध किया था, 4 आर्टिकल भी लिखे थे, तो आई एम वेरी क्लियर ऑन दीज काउंट्स। उसके साथ जो न्यूक्लियर एजेंडा है, जो सबसे बड़ा पॉइंट अमेरिका बना के रखा है, मगर ओबामा ने एक अग्रीमेंट कर ली थी 2015 में, और वो अग्रीमेंट जाके ट्रंप ने हटाई। बाइडेन के पास मौका था उसको वापस लागू करता, मगर हटाया नहीं। और अगर कोई अग्रीमेंट बनती है तो ओबामा के कुछ आगे पीछे बनेगी, उससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। ओके, तो ईरान क्लियर है, वी डोंट वांट अ न्यूक्लियर बॉम्ब, मगर एज ए सिग्नेटरी टू द NPT एंड द IAEA हमारा अधिकार है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एनरिचमेंट। वो 90% तक चले गए हैं, 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट उनके पास है, यूरेनियम एनरिचमेंट है। और उनका बोलना है कि हमारा जो मिनिमम 3.67% हमारा अधिकार बनता है, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर से लेकर मेडिकल फील्ड में सब हमको ज़रूरत है, वो तो हम लोग करेंगे। और इजराइल का बोलना है कि 0%। ये ट्रंप का बोलना नहीं है, ये पूरा डिक्टेट हो रहा है। इसलिए ये इसकी बातचीत होनी और क्या होना, वो बहुत सारा निर्भर रखता है कि जो एंटी इजराइल लॉबीज अभी अमेरिका में है, और खासकर अमेरिकन मिलिट्री में, वो कितना प्रेशर डाल सकते हैं, क्योंकि 15-20 जनरल तो हटाए गए। तो अगर कुछ बड़ी बात होती है अमेरिका में एंटी इजराइल लॉबी से, तो कुछ उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो ये साथियों बात है। मैं खाली इतना बता दूं आखिरी में, मैं कुछ 1-2 वर्सेस खाली पढ़ना चाहता हूँ। ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। गाजा का तो नरसंहार हुआ, ओके, जिसमें बच्चे बड़े पैमाने पे मारे गए, हम लोग जानते हैं। जो दुनिया का नंबर 1 स्कॉलर है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, व्हाट्स हिज नेम, आई नो हिम पर्सनली। तो उन्होंने एक फिगर दिया था 6,80,000 का, कि इतने लोग मरने वाले गाजा में। और जो लैंसेट करके मैगजीन, एक मेडिकल जर्नल है, उसने 2 साल पहले बोला था कि एटलीस्ट 1,80,000 मर चुके हैं। ओके, और ये जो ऑस्ट्रेलियन जेनोसाइड स्कॉलर है, उनका बोलना है कि जिस लेवल पे
ये लोगों ने गाजा को ख़त्म किया है और जो बीमारियां फैलेगी तो 23 लाख की आबादी में से 6,80,000 लोग बढ़ जाएंगे। आप सोचो क्या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ जब गाजा का हमला हुआ 7 अक्टूबर को, उसके बाद नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बात बोली कि जो अमेलेकाइट्स के साथ बाइबल में जो जिक्र हुआ है उसी प्रकार से अभी इनके साथ डील करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सेक्युलर लाइन है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखता, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। धर्म में सभी धर्मों में प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को हमारे रिफॉर्मर्स ने एड्रेस किया है, मगर बाद में हम लोग इतने प्रोटेक्टिव हो गए, इतने बैकफुट पे चले गए कि हम लोग ये सब बोलते रहे कि धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखता, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट को आप जो एआई पे हो या गूगल पे भी हो, आप खाली डालो गिव मी द 10 मोस्ट वायलेंट वर्सेस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, सी व्हाट यू गेट। आई एम जस्ट कोटिंग 2 नाउ, क्योंकि इसको नेतन्याहू ने रिफर किया था। बुक ऑफ सैमुअल्स 1 सैमुअल्स 15:3, नाउ गो एंड स्ट्राइक अमलेक एंड अटरली डिस्ट्रॉय ऑल दैट ही हैज एंड डू नॉट स्पेयर हिम। गो एंड स्ट्राइक अमलेक, अमलेक को खत्म करो, वो एक कबीला था, और पूरा का पूरा खत्म करो। किसको खत्म करो? पुट टू डेथ बोथ मैन एंड वुमेन, जो मैन है फीमेल है दोनों को खत्म करो। चाइल्ड एंड इन्फेंट, चाइल्ड एंड इन्फेंट, जो बच्चा है और जो दूध पी रहा है बच्चा है उसको भी खत्म करो, ओके। ऐसे आपको 5 वर्सेस में अभी दे सकता हूँ, अभी टाइम नहीं है, मगर एग्जाम्स में, इजिकल में, नंबर्स में, सब जगह है, ये धर्म ग्रंथ में है, ओके। ये चोजन पीपल ऑफ गॉड इज नॉट अ ज़ायनिस्ट कंसेप्ट। चोजन पीपल ऑफ गॉड कम्स फ्रॉम द जूइश टेक्स्ट, फ्रॉम बुक ऑफ जेनेसिस। जो हम लोग सर्वश्रेष्ठ है, हम लोग दुनिया पे राज करने के लिए आए। जब मसीह आएगा तो एक एक यहूदी को 2800 स्लेव्स मिलेंगे, ये सब रवायज बोलते हैं उनके टालमुड में, सब उनके धर्म ग्रंथों में, ठीक है। ये जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है वो कोई ज़ायनिस्ट बॉर्डर नहीं है, वो जूइश बॉर्डर है, वो धर्म ग्रंथ से आई चीज़ है। तो क्या करेंगे आप? हम लोग खाली ये बोलते रहेंगे कि धर्म नहीं सिखाता आपस में रखना। जिन जिन धर्म ग्रंथों में प्रॉब्लम्स है भैया बात करो, वरना ये दुनिया का क्या होने वाला है वो हमको आगे दिख रहा है, ओके। बट एट द सेम टाइम लेट मी से दैट द ईरान वॉर हैज गिवन अ लॉट ऑफ होप टू द वर्ल्ड। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड इज सपोर्टिंग ईरान। ग्लोबल साउथ को तो बहुत ताकत मिली है, और मतलब ये पूरी दुनिया ईरान के कारण बदल रही है, और एक नया समीकरण, एक ग्लोबल बैलेंस बन रहा है। अनफॉर्चुनेटली मोदी के कारण भारत का कोई खास रोल नहीं है, और जो भी रोल है वो डेंजरस रोल बनते जा रहा है, क्योंकि चाबार पोर्ट से भी आज हम लोग ने हमारा लगभग वी आर आउट ऑफ चाबार ऑल्सो, और जो इजराइल के साथ इसका जो रिश्ता बन चुका है कि वी आर फैमिली, मदर फादर, क्या क्या बोल के आए सब, वो बहुत खतरनाक मामला है भारत के लिए, ओके। बट देयर इज अ लॉट ऑफ होप फॉर द वर्ल्ड एज आई सी इट नाउ। थैंक यू। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।